जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। यह हमारे आधुनिक इतिहास का सीरीज का 11वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कंपनी शासन की नीतियाँ, जिसके अंतर्गत हम लोग सिविल सर्विसेज का अध्ययन करेंगे। सिविल सर्विसेज यानी कि जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जो पहले भी हो चुकी है, उसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि देखेंगे कि सिविल सर्विसेज का उद्भव कैसे हुआ, इसकी गंगोत्री कौन है, इनके पिता कौन हैं, ये कैसे आज से कैसे भिन्न है और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक देखते हैं कि 1857 ब्रिटिश शासन का विभाजन बिंदु होता है, क्योंकि 1857 से पहले यानी 1765 से लेकर 1857 के बीच में भारत का शासन, भारत का संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। वहीं 1857 में एक ज़बरदस्त क्रांति होती है। उसके बाद से 1858 से लेकर 1947 के बीच में भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चली जाती है। तो इन दोनों को हम लोग बारी बारी से एक विभाजन बिंदु के माध्यम से पढ़ेंगे कि दोनों में कैसा सिविल सर्विसेज की व्यवस्था थी, क्या क्या परिस्थितियाँ थी। तो आइए देखते हैं क्या क्या परिस्थितियाँ थी। ब्रिटिश सरकार 1765 AD से लेकर 1857 AD के बीच में 92 वर्ष यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर शासन होता है। वहीं पर 1857 से लेकर 1947 90 वर्षों तक भारत की बागडोर ब्रिटिश संसद के हाथ में चली जाती है। इस दौरान सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, न्याय व्यवस्था और आर्थिक नीतियों को हम लोग देखेंगे कि 65 से 57 के बीच में क्या स्थिति थी। फिर हम लोग यही स्थिति सिविल सर्विसेज, सेना, पुलिस, न्याय व्यवस्था और आर्थिक नीतियों को भी देखेंगे। हम लोग इकट्ठा देख सकते थे, लेकिन विभाजक बिंदु के माध्यम से देखेंगे कि क्या क्या बदलाव आया है। इसलिए हम लोग विभाजक बिंदु के माध्यम से हम लोग बारी बारी से अलग अलग रूप में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मूलतः हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे ब्रिटिश संसद हो, भारत में रहने का मुख्य उद्देश्य, भारत को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य उनका आर्थिक लाभ ही था। यहाँ भी आर्थिक लाभ था, यहाँ भी आर्थिक लाभ मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए भारतीय बाजार से कच्चा माल का निर्यात करना चाहते थे, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, ताकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मशीनों को पेट भरने के लिए कच्चा माल चाहिए और वहाँ से कच्चे माल भारत से निर्यात करके वहाँ पहुँचाया जाए और वहाँ से बने बनाए सामान को भारत में फिर भेजकर एक बाजार की भी आपूर्ति की जा सके। इसलिए शुद्ध उद्देश्य इन दोनों का, दोनों पार्ट में शुद्ध उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को हो चाहे ब्रिटिश संसद का हो, शुद्ध उद्देश्य उनका रहा लाभ कमाना। ये जो 1765 से 1857 के बीच में व्यापारिक संस्थान शासन कर रही है, वहीं पर ये 1857 से 1947 के बीच में उन संसद या सरकार द्वारा शासन कर रही है, जो लोकतांत्रिक सरकार थी। उसके बाद देखेंगे कि इस समय इतना ज़्यादा असंतोष नहीं बढ़ा था, क्योंकि भारतीय संगठित नहीं थे। इस दौरान आप देखेंगे कि भारतीय उतने ज़्यादा संगठित नहीं थे, बिखरे हुए थे। लेकिन यहाँ तक आते आते भारतीय संगठित हो चुके थे और आंदोलित होने लगे थे, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, भारतीयों को इकट्ठा तो कर ही दिया था और बहुत सारे बदलाव होने की वजह से देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होने लगती है। इस वजह से ब्रिटिश सरकार अपनी नीतियों को अलग स्वरूप में विकसित करते चला जाता है। ये जो 1765 से 1857 के बीच का जो दौर था, वो व्यापक नहीं था। विश्व के स्तर पर अमेरिकी और फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, लेकिन 1900 AD के दौरान 1900 AD के दौरान विश्व में 2 विश्व युद्ध हो चुके थे। इस वजह से सरकार पर नैतिक दबाव बन रहा था और दुनिया भर की नज़र सरकार पर रहती थी। यह समय संघर्ष का कम रहा, इस समय उतने आंदोलन नहीं हुए, उतने विद्रोह नहीं हुए, लेकिन इस समय बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हो चुका था। उसके बाद तर्क शक्ति बढ़ चुकी थी, वैज्ञानिक चेतना आ चुकी थी, लोगों में साक्षरता बढ़ चुकी थी, इसलिए संघर्ष की स्थिति यहाँ ज़्यादा थी। अगर दोनों युगों की तुलना करें तो दोनों युग में हम गुलाम एवं उपनिवेश के रूप में हैं। दोनों युग में हम लोग एक समान स्थिति में हैं। कंपनी शासन, भारत प्रशासन को देखें तो प्रशासन के अंतर्गत सिविल सर्विसेज, पुलिस, सेना और न्याय व्यवस्था आती है। इनके संबंध में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कंपनी शासन में सिविल सर्विसेज को देखें तो जो अभी का IAS और IPS हैं या अन्य ऑल एलाइड सर्विस हैं, उन्हीं के संबंध का, इन्हीं के बैकग्राउंड, इन्हीं की जो स्टार्टिंग बिंदु है, उसके संबंध में देखते हैं क्या थी। सिविल सर्विसेज की ज़रूरत अंग्रेज़ों को थी। क्यों थी? कि भारत में चाहिए थी और भारत में व्यवस्था बनाने के लिए चाहिए थी। कंपनी का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था इनका लाभ कमाना, क्योंकि सिविल सर्विसेज की स्थापना ही किया गया था कि कंपनी का उद्देश्य लाभ कमाना था और लाभ कमाने में इसका सहयोग देना। साम्राज्य विस्तार हो रहा था और राजनीतिक विस्तार भी हो रहा था। व्यवस्था के लिए अधिकारी चाहिए, चाहे वो अंग्रेज वर्ग से हो चाहे भारतीय वर्ग से हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से मेंटेन हो सके और व्यापार फल और फूल सके।
लेकिन अगर भारतीयों को सारे के सारे अधिकार दे दिए जाए, भारतीयों को अधिकारी बना दिया जाए, तो वो ब्रिटिश आवश्यकता को समझ नहीं पाएगा। भारतीय ब्रिटिश ज़रूरतों एवं ब्रिटिश संस्थाओं का ज्ञान भी तो इनको होना चाहिए। तीसरा, ब्रिटिशर्स के व्यवहार को जानकर लागू कर सके, ऐसी ज्ञान तो इन्हें भी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों को प्राथमिकता देंगे, अंग्रेज जो थे ऐसी स्थिति में भारतीयों को छोड़कर अंग्रेजों को प्राथमिकता देंगे। और प्रशासन में ऊंचे पद पर हमेशा अंग्रेजों को रखा गया, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो। अंग्रेज भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे। इसके पीछे कारण को देखें तो अंग्रेज भारतीय के चरित्र को भ्रष्ट मानते थे। इन्होंने प्लासी और बक्सर के युद्ध में यह उदाहरण देख चुका था। लेकिन हम लोग भी देखते हैं कि अंग्रेज भी दूध के धुले हुए नहीं थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो बहुत ही भ्रष्ट थे। यहाँ तक कि वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स भारत से जब इंग्लैंड गया तो बहुत सारा धन लेके गया था, तो लोग उन्हें नवाब कह कर पुकारने लगे, उन पर कार्टून बनने लगा था और इन पर महाभियोग भी चलाया गया था। तो ये कम भ्रष्ट नहीं थे। इसके अलावा देखेंगे साम्राज्य के विस्तार से प्रशासन भी बड़ी होनी चाहिए। इस कारण अंग्रेजों से यह पूर्ति नहीं हो सकती। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होगा, पूरे अंग्रेजों से ही केवल प्रशासन का व्यवस्था नहीं चल पाएगा, भारतीयों को ही ज़रूरत पड़ेगी। और अंग्रेजों की स्थिति ये थी कि वहाँ पर भारत से वो इंग्लैंड क्यों नहीं आना चाहते थे, क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति वहाँ गर्म होती है, भारत में इंग्लैंड में ठंडी होती है, भारत में गर्म होती है। ऊपर से इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए वहाँ से भी लोग आना नहीं चाहते थे। उसके अलावा इन लोगों को ऊंची तनख्वाह पर वेतन देना पड़ेगा, और ऊंची तनख्वाह पर वेतन देंगे तो कंपनी के लाभ अपने आप ही कम हो जाएगा। इस वजह से क्या हुआ कि भारतीयों को भी प्रशासन में भर्ती भारतीयों को भी प्रशासन में भर्ती किया जाने लगा। इसके लिए एक तंत्र निकाला गया है। जिसके अंतर्गत देखा गया कि उच्च पदों पर अंग्रेज आश्रित हुए और निम्न पदों पर भारतीयों को नियुक्त किया गया। यह प्रशासन की सैद्धांतिक पद्धति थी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जो 1857 AD में हमारा प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, उस समय ब्रिटिश सैनिकों की संख्या 3,11,000 थी, जबकि उसमें भारतीय थे 2,66,000 थे। यानी ऊंचे पदों पर अंग्रेजों को रखा गया था और निम्न पदों पर भारतीयों को रखा गया था। सिविल सर्विसेज के जन्मदाता के रूप में देखें तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं, जिनका भारत में समय काल 1786 से 1793 AD के बीच में होता है। 1784 AD तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन सरकार अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी प्रशासन था उसको अपने हाथ में सरकार नियंत्रित करने लगा था। 65 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर शासन करना शुरू कर दिया था। कंपनी में भ्रष्टाचार फैलने लगा। इस कारण 1773 AD में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, ताकि कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैला उसको समाप्त किया जाए। किंतु इससे भी बात नहीं बनी, तो ब्रिटिश संसद ने 1784 AD में पिट्स इंडिया एक्ट लाई। इस एक्ट ने कंपनी पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत कर दी थी। आइए देखते हैं क्या क्या नियंत्रण था। अब देखते हैं कि जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आते हैं तो क्या क्या सुधार लाते हैं। कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आए तो कैसे कंपनी के प्रशासन को स्वच्छ किया जाए उस पर काम करने लगे, क्योंकि कंपनी के अधिकारी बहुत भ्रष्ट थे, ये निजी व्यापार करते थे। प्रशासन की जिम्मेदारी मिलते ही जेवर्स का भ्रष्टाचार फैला हुआ था इनके समय में। इसलिए कॉर्नवालिस प्रशासन को स्वच्छ करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। एक थोड़ा सा कलेक्टर को देखते हैं। कलेक्टर होता क्या? एक जिला प्रमुख होता था। कानून और व्यवस्था को बनाए रखना इसके अंतर्गत आता था। पुलिस और न्यायपालिका जिला प्रमुख को मदद करते थे और राजस्व का संग्रहण, लगान जमीन बुआई से प्राप्त और कर व्यापार से मिलता था, इसका संग्रहण कलेक्टर ऑफिस में किया जाता था। लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस कलेक्टर और प्रशासन से जुड़े लोगों के वेतन में वृद्धि की, ताकि पर्याप्त वेतन से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। उस समय वेतन की बात करें तो 1500 रुपये प्रति माह प्लस 1% राजस्व का कमीशन कलेक्टर को दिया जाता था, ताकि प्रशासन में भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। उस समय भारत का कलेक्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाला अधिकारी था। कंपनी के अधिकारी को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना कर सके। उपहार और रिश्वत को खत्म करने के लिए ढेर सारे कड़े कानून लाए गए और पदोन्नति वरिष्ठता पर आधारित है, जो आज भी है। इससे अधिकारी बिना दबाव और काम को अच्छे से निष्पादित कर सकते हैं। और ये लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस सिविल सर्विसेज के जन्मदाता के रूप में हमें दिखाई देते हैं।
अब देखते हैं थोड़ा सा लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट कैसे होता है। इनका समय काल भारत में गवर्नर जनरल के रूप में 1798 से 1805 एडी के बीच में होता है। सन 1800 एडी में भारत आए और सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेस्ली सन 1800 एडी में भारत आया और सिविल सर्वेंट के प्रशिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया। यानी कि भारतीय रीति रिवाज परंपराएं भाषा की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी। भारतीय रीति रिवाज को समझना, परंपराओं को समझना तथा भारतीय भाषाओं की ट्रेनिंग यहाँ पर सिविल सर्वेंट को दी जाती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह पसंद नहीं आया और 1806 एडी में ईस्ट इंडिया कॉलेज हैलीबेरी जो इंग्लैंड में है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया इस ट्रेनिंग को। कर्नवालिस की पद्धति लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1853 एडी में आता है। सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की भर्ती खुली प्रतियोगिता द्वारा होने लगी थी चार्टर एक्ट 1853 एडी के द्वारा। लेकिन इससे पहले कैसे भर्ती होती थी इसको समझते हैं। जैसे हमने बताया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास वहाँ से 6 कमिश्नर जो सरकार नियुक्त करती थी वो रहते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य सिविल सर्विसेज में भर्ती करते थे। भर्ती पसंद के आधार पर थी। इस कारण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में विवाद छिड़ा कि अपने अपने पसंद के लोगों को सिविल सर्वेंट के रूप में नियुक्त किया जाए, इसलिए विवाद छिड़ गया। इस विवाद से निपटने के लिए दोनों नियुक्ति करने लगे। भर्ती पसंद पर आधारित थे, किंतु 1853 एडी में इस पसंद के आधार पर जो भर्ती होती है उसे खत्म कर दिया और खुली प्रतियोगिता पर आधारित भर्ती की गई, जो आज भी मौजूद है। IAS IPS चाहे जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं या एलाइड सर्विस हैं। 1793 एडी में एक नीति बनाई गई जिनका वेतन 500 पाउंड वार्षिक होगा, उन पदों पर अंग्रेज ही नियुक्त होंगे। तो ये रहा अपना लॉर्ड वेलेस्ली के समय और चार्टर एक्ट और अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और भर्ती का नियम। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज हैं इनको इतनी प्रतिष्ठा क्यों मिलती है। सिविल सर्विसेज की पहचान और प्रतिष्ठा किस रूप में हुई उसको हम लोग देखते हैं। यह दुनिया की कुशल और शक्तिशाली सर्विस बन गई। इसे कुछ भी करने का दैवीय अधिकार प्राप्त हो गया। जिला में कलेक्ट्रेट यानी कलेक्टर सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया था क्योंकि इसके पास दैवीय अधिकार थे। ईमानदारी के प्रतिमान स्थापित करना यानी ईमानदारी के प्रतीक बन गए। कठिन परिश्रम होते थे। भ्रमण करना मानी जो भी कलेक्टर थे, जो कलेक्टर होते थे वो भ्रमण करते थे। लोगों से मिलना ये बहुत ही कठिन काम था क्योंकि उस समय भ्रमण करने के लिए उतनी बढ़िया रोड नहीं था, तो बहुत सारा काम इनको देखना पड़ता था। ईमानदारी और कठिन परिश्रम की एक स्वस्थ परंपरा विकसित होती चली गई। इससे लोगों के दिमाग में सिविल सर्विसेज की स्वस्थ परंपरा विकसित हुई। अधिकारियों को सम्मान प्राप्त होने लगा। जनता के सम्मान मिलने के कारण, छवि अच्छी होने के कारण अधिकारी जिला के में सत्ता का केंद्र बनते चले गए। इन्हें स्टील फ्रेम कहा गया यानी कि इस्पात का चौखट कहा गया। ये सत्ता संभालने वाले थे, ये सत्ता के रीढ़ थे। कोमे बस आज भी जो भी सिविल सर्वेंट है वो सत्ता के रीढ़ है और सत्ता संभालने वाले हैं। भारतीय निगाहों से सिविल सर्विसेज को देखें तो सिविल सर्विसेज प्रगतिशीलता का विरोधी रहा है। अंग्रेज धर्म संकट में फंस गए कि अंग्रेज भारतीयों को आधुनिक बनाना चाहते थे ताकि इंग्लैंड से जो भी सामान आए भारतीय खरीद सके। लेकिन इस बात से वे डरते थे कि अगर भारतीय आधुनिक बन गए तो अंग्रेज़ों का विरोध करने लगेंगे, अपनी मांग को, अधिकारों की मांग करने लगे। इसलिए जो भी सिविल सर्वेंट थे वो स्टीरियोटाइप और मॉडर्न यानी कि परंपरावादी और आधुनिक दोनों विचारों को मिलाकर बीच बिचाव करके अपने विचारों को लागू किया। सिविल सर्वेंट अंग्रेज़ों के हित चाहते थे, हितों की रक्षा करना चाहते थे और रक्षा करने वाले भी थे। इसलिए बहुत से प्रगतिशील विचारों को सिविल सर्वेंट लागू नहीं किए, यानी कि बहुत से प्रगतिशील विचारों के ये सिविल सर्वेंट विरोधी बन गए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ने लगा, सिविल सर्वेंट भारतीय जनता और नेताओं का शिकार बन गई। सिविल सर्वेंट के समूह को राष्ट्र विरोधी माना गया है। तो ये रहा अपना कंपनी के शासन में सिविल सर्विसेज। आगे देखेंगे कि सेना की व्यवस्था क्या थी, पुलिस व्यवस्था क्या थी, न्याय व्यवस्था क्या थी। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।